आपने कहा ना पागल बनाया जा रहा है, तो बनाया इसलिए जा रहा है कि हम बनना चाह रहे हैं। जब शार्क टैंक में मैं गया था जी तो अमन गुप्ता ने कहा था कि तुम बाबा बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या लगता है कि आने वाले 10 से 20 साल जो इंडिया के लिए है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो स्टार्टअप का कल्चर जो है वो और बढ़ने वाला है या थोड़ा सा हाइप इसकी कम होने वाली है? बीटेक खत्म होते होते प्लेसमेंट हो जाए। या मैं कहता हूँ बीटेक खत्म होते होते हाथ में पेटेंट हो जाए। फील है हाथ जोड़ के कि अपने प्रोडक्ट्स को उल्टा पढ़ना शुरू करिए। अब आप दोबारा सब इमेजिन करिए, अब आप अपने चेहरे पे प्लास्टिक लगा रहे। दिल्ली हमेशा ऐसे तो ऐसी नहीं थी। एमटेक करा HBTI कानपुर से और साइंटिस्ट की जॉब लग गई, और घर में साहबजादे जो हैं उनका दिमाग है बिजनेस करने का, एंटरप्रेन्योरशिप करने का, कुछ इनोवेटिव करने का। मेन देसी भाषा में बात करें तो धंधा। जी। जब तक आप पैसा नहीं बनाओगे तब तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। एक फीमेल पूरी जनरेशन बनाती है, एक आदमी नहीं बनाता है। यू आर नॉट मेंट फॉर सीकिंग जॉब्स, यू आर मेंट फॉर क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, लगता है हमें कि इनके जवाब हमें काश पहले पता होने चाहिए थे। वो सवाल बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड हो सकते हैं और आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर फैज सिद्दीकी जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ही इज द फाउंडर ऑफ अहिंसा केयर एंड सॉइल कंसेप्ट, और ऑल्सो ये शार्क टैंक सीजन 2 के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। तो इनसे हमें आज बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें ऐसी जानने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि काश ये हमें पहले पता होती। वेलकम अगेन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस अविराज जी एंड राइजिंग टीवी। शुक्रिया। बताइए आपके क्या सवाल है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए कि शार्क टैंक के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था और शार्क टैंक का लोगों में कैसा इम्पैक्ट है? आई थिंक काफ़ी पॉपुलर है, अब तो सभी लोग जान गए हैं इसके बारे में, और स्टार्टअप्स को बहुत मोटिवेशन मिला है। बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनीज फाउंड हुई हैं शार्क टैंक के बाद, और हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत ही अमेजिंग रहा। और लोगों शार्क टैंक में जाके अपनी ब्रांड को और बड़ा करते हैं, बट शार्क टैंक में हमने अपनी ब्रांड ख़त्म करी। हमारी एक और ब्रांड थी। Okay. जी, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि मतलब किस तरीके से क्या हुआ? हम लोग को मिट्टी से करके हमारा ब्रांड था जिसको हम लोग शार्क टैंक में लेके गए थे, और उसमें हम लोग सस्टेनेबल, नेचुरल, पर्सनल केयर और होम केयर दोनों प्रोडक्ट्स अंडर वन ब्रांड करते थे। Okay. मगर काफ़ी टाइम्स हम लोग को बहुत सारे जो मार्केटिंग एक्सपर्ट थे ये राय दे रहे थे कि आप पर्सनल केयर को अलग ब्रांड में प्रोजेक्ट करिए और होम केयर के लिए एक अलग ब्रांड है, दोनों की मार्केटिंग लाइन अलग है। तो सेम चीज़ें वहाँ शार्क्स ने भी हम लोग को पॉइंट आउट करी। अच्छा। तो हमारे लिए एक आई ओपनर था, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उनकी सिर्फ फंडिंग ही इम्पॉर्टेंट नहीं उस शो में, वहाँ को पे आपको जो एडवाइस मिलती है इतनी वैल्यूएबल, वो भी फंडिंग से कम नहीं है। तो उस एडवाइस के साथ हम लोग ने 2 नई ब्रांड शुरू करी। सॉइल कॉन्सेप्ट, जो कि आपके डेली नीड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को कैटर करती है विदाउट एनी हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स, और दूसरी ब्रांड जो हमारी अहिंसा केयर है, उसमें हम लोग नेचुरल होम क्लीनर्स बनाते हैं जो कि 100% प्लांट बेस्ड हों, सेफ हों और इको फ्रेंडली हों। तो अभी इंडिया में ऐसी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप फेस वॉश यूज करते होंगे, आप शैम्पू यूज करते होंगे, कंडीशनर यूज करते होंगे, तो शायद आपको नहीं पता है कि उसमें बहुत सारे हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल्स मिलाए जाते हैं। लेकिन जो सॉइल कंसेप्ट है, ये लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स में ऐसे हार्मफुल और टॉक्सिक कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डीप जानेंगे कि किस तरीके से आपने उसको केटर किया है। क्या वो लोग जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, वो लोग जो केमिकल्स को उसमें डाल रहे हैं, विदाउट उन केमिकल्स के क्या वो प्रोडक्ट बन सकता है, या मतलब वो लोग इसीलिए मार्केट को दिखाने के लिए या प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हैं? क्या इसका मतलब प्रॉपर इसका मसला क्या है, ये थोड़ा सा समझाइए। देखिए, सारा मसला जो है वो कमर्शलाइजेशन का है, मास प्रोडक्शन का है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट। सारा जो चीज़ है वो एक बिजनेस ओरिएंटेड एंगल में ही देखी जाती हैं। मगर अगर आप प्रोडक्ट वाइज देखें तो प्रोडक्ट तो हमारे कंजम्पशन के लिए, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो एक अवेयर यूज़र होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उन प्रोडक्ट्स में क्या पड़ रहा है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एक यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी कंपनियां क्या करती हैं, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बात करनी है, मगर हम क्या करते हैं हम उसको बताएंगे।
पहले बारे में हम अपने आप बताएं कि मैं ये बात कहने के लिए क्यों एलिजिबल हूँ। क्योंकि मैं खुद तो इंजीनियर हूँ, मैंने एमटेक किया है केमिकल टेक्नोलॉजी में और स्पेशलाइजेशन मेरा ऑयल्स, ओलियो केमिकल्स और सर्फेक्टेंट के ऊपर है। ये इंडिया का बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज है, HBTI कानपुर, हार्डकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ से किया है। और बहुत इंडिया में कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद मुझे पता चला ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बिहाइंड प्रोडक्ट्स, कि आपका शैम्पू बनता कैसा है, आपका डिटर्जेंट बनता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं। तब जाके एहसास हुआ कि कौन कौन से केमिकल्स हमारे लिए अच्छे हैं और एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं कि नहीं है, क्या कौन हमारे लिए नुकसानदेह हैं और एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह। जॉब भी करी एनवायरमेंटल सेगमेंट में, एज अ साइंटिस्ट भी जॉब करी। तो लाइफ की जो जर्नी थी ना, एजुकेशन, आपका माइंडसेट और आपका इंटरेस्ट ने मुझे ये 2 ब्रांड्स खोलने पे मजबूर किया, मैं कहूँगा, क्योंकि आई टुक दिस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव 100% नेचुरल एंड सेफ प्रोडक्ट्स टू द पीपल। मतलब आपके अंदर ऐसा आया कि यार ये लोग गलत प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके बॉडी को उससे मतलब हार्म पहुंच रहा है जी, इसलिए आपने सॉइल कंसेप्ट को शुरू किया। जी। सुबह उठ के सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करते हैं आप? फेस वॉश, टूथपेस्ट, आई थिंक टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो आप कभी गौर से देखिएगा आपके टूथपेस्ट के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, है ना, सबसे पहला प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आप देखें योगा में, आयुर्वेद में, सुबह के ऊपर जो पहला मील है, एक तरह से आपने रात में फास्टिंग की होती है, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है, कुछ लेने के लिए रेडी है। अब उस वक्त आप पहली चीज़ उसको क्या डाल रहे हैं उसके अंदर? टूथपेस्ट करते हैं। तो क्या आपका टूथपेस्ट में इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? उस वक्त सबसे ज़्यादा बॉडी एब्जॉर्ब करने के मोड में है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये चीज़ें डेवलप करी कि आप पहला प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करें टूथपेस्ट, तो हम लोग टूथ पाउडर बनाते हैं नेचुरल, फिर फेस वॉश करते हैं आप। फेस में आप हम लोग को लगता है कि जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी स्किन के ऊपर ही रहता है, बट इट्स नॉट ट्रू। और स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। हमारी स्किन के अंदर पोर्स होती हैं जिसके स्किन एब्जॉर्ब करती है चीज़ें और वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जाती हैं और हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर वो केमिकल्स, वो चीज़ें जाती हैं। तो जो सॉइल कॉन्सेप्ट है वो डेली नीड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि टूथ पाउडर, शैम्पू, फेस वॉश, कंडीशनर, फेस सीरम, हेयर ऑयल, हेयर सीरम, ऐसे तमाम डेली नीड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हमारा एक ये कहना है कि आप अपना पर्सनल केयर जब भी सेलेक्ट करो, जस्ट थिंक द वे यू आर टेकिंग योर फूड। जैसे आप खाने के लिए बड़ा रहते हैं ना कि हम लोग हेल्दी खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, तो आपका स्किन केयर प्रोडक्ट भी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी इसी कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। ओके, अच्छा, जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अभी इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा है, इंडिया के बाहर भी चल रहा है कि सारी कंपनीज अपने आप को ग्रीन दिखाना चाहती हैं, ऐसा दिखा भी रही हैं। लेकिन अब जब हम उनके मतलब प्रोडक्ट्स को देखते हैं या उनके जो इंग्रेडिएंट उसमें जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये हमारे साथ ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। ग्रीन वॉशिंग वो प्रॉपर ग्रीन है ही नहीं, लोगों को ऐसे मतलब पागल बनाया जा रहा है। तो उसको लेकर के आपका क्या मानना है और लोगों को थोड़ा समझाइए सिंपल भाषा में कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, वो किस तरीके से इसके चंगुल में फंस रहे हैं। एक्चुअली हम लोग, आपने कहा ना पागल बनाया जा रहा है, तो बनाया इसलिए जा रहा है कि हम बनना चाह रहे हैं। अगर हम बनना छोड़ दें तो शायद कोई हमें बनाना छोड़ देगा। क्या प्रोसेस है वो कि हम कैसे बनना छोड़ सकते हैं? देखिए, हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बड़े, हम पता नहीं, इंडियंस की एक प्रॉब्लम कह लिए, एक हमारी फितरत है कि हम लोग चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कभी हम लोग फिल्म स्टार से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, कभी हम लोग क्रिकेटर से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, कभी कोई बहुत खूबसूरत आदमी या इंसान, कोई लड़की लड़का आ जाए उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो हम लोग अपना दिमाग लगाना थोड़ा कम कर देते हैं। और हैं तो बड़े टैलेंटेड, क्योंकि अब दुनिया पे राज कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े CEO और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया से जाते हैं। मगर मेजॉरिटी की बात करें तो हम लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और हमको ये प्रवृत्ति, हम अपनी ना हैबिट को चेंज करना चाहिए। अभी इंडिया में इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग जो है बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हो कि हर कोई आदमी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है। उसने कहा कि नहीं, हमको बार्टर पे कुछ प्रोडक्ट दे दिए, हम आपका यूज़ करके इन्फ्लुएंस करके बता देंगे। हमने कहा नहीं है, इससे कोई यूज़ करा है, इसकी स्किन कितनी अच्छी है, पता नहीं असल में उसने कितने दिनों तक इस्तेमाल किया उस इन्फ्लुएंसर ने। पहली बार वो प्रोडक्ट आपके सामने खोला और उसकी तारीफ कर रही हो और आप उससे इन्फ्लुएंस होकर ले रहे हो। बिल्कुल। तो आप लोग इंस्टाग्राम या मतलब जिस भी सोशल मीडिया पे जितने भी आप सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, बालों में लगा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उतना ही नेचुरल और ग्रीन हो जितना वो लोग दिखा रहे हैं।
हो सकता है कि शायद मतलब उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे भी मिले हों जो आपके लिए हार्मफुल हैं जी, तो वो सारी चीजें मतलब उनसे लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप से वो चीजें स्टडी करनी है, पढ़ना है। हाँ, मेन मुद्दा यही है कि आप उनके इंग्रेडिएंट्स को देखिए। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं हर एक प्रोडक्ट के पीछे। इंटरनेट एक इतना बड़ा टूल आ गया है कि गूगल करके आप पता कर कुछ सकते भी हैं पता कर कि सकते ये सेफ है कि नहीं है। जी। कभी-कभी कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स को हाइड करती हैं, ये लिख के कि क्यूएस बेस या बेस। क्या मतलब होता है इसका? ये होता है कि आप अक्सर देखिएगा कुछ ब्रांड्स में आपको सिर्फ हर्बल इंग्रेडिएंट्स के संस्कृत नाम या साइंटिफिक नाम दिखेंगे, आखिरी में लिखा रहता है क्यूएस बेस। और उसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे 70 से 80%, 60% क्यू बेस ही होता है। बेस क्या होता है ये? अब फॉर एग्जांपल शैम्पू है, अब शैम्पू आपका हर्बल हो चाहे नेचुरल हो, शैम्पू लगाते हैं झाग देता है। अब वो झाग देने वाला केमिकल क्या है? वो जो झाग दे रहा है वो बेस दे रहा है। अब उसमें आप अगर तुलसी डाल लें, एलोवेरा जा रहा है, वो तो झाग दे रहे हैं। तो असल में जो क्लीनिंग कर रहा है वो एक बेस दे रहा है। तो आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 100% नेचुरल होना चाहिए, उसका बेस भी नेचुरल होना चाहिए। तो ये मतलब बेस कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या हो सकता है इसमें? अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप एलोवेरा जेल मार्केट में आता है, आप लगाते हैं, हम यूज भी करते हैं, आप यूज भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है वो एलोवेरा की पत्तियों से निकाल के वो जेल भर दिया जाता है बॉटल के अंदर? बिल्कुल, एलोवेरा जेल का तो मतलब ही मैं तो यही जानता हूँ कि उसको जैसे मतलब प्रकृति में उगाया जाता है, फिर लाके उसको इस तरीके से उसमें पैक किया जाता होगा जेल को। अब आप एलोवेरा जेल का लेबल कभी पढ़िएगा अपने प्रोडक्ट का, उसमें दिखेगा कुछ परसेंटेज उसके अंदर एलोवेरा का होता है, बाकी उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसके अंदर कलर होता है, फ्रेग्रेंस होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं, और उसका जेल बनाने के लिए एक केमिकल आता है कार्बोपॉल। ये एक प्लास्टिक है, पॉलीमर है, जो कि उस प्रोडक्ट में डाला जाता है, उसको जेलिंग एजेंट बोलते हैं उसको लगाने के लिए। अब आप दोबारा सब इमेजिन करिए, अब आप अपने चेहरे पे प्लास्टिक लगा रहे हो। चेहरे पे प्लास्टिक लगा रहे हैं हम लोग? जी, आप अपनी स्किन में प्लास्टिक एब्जॉर्ब करा रहे हो और लोगों को ये पता ही नहीं है। मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि हम अपनी स्किन को फ्रेश करने के लिए वो एलोवेरा लगा रहे हैं। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं पर्सनल केयर इंडस्ट्री में, वो उसके लुक, पैकेजिंग और फ्रेग्रेंस के बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है, अरे यार ये तो ले लेते हैं। अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी लग रही है, वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम लोग कभी उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। मेरा एम्फेसिस ऐसी चीज़ पे अपील है हाथ जोड़ के कि अपने प्रोडक्ट्स को उल्टा पढ़ना शुरू करिए, उल्टा लेबल खरीदिए, जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करिए। जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हों, सेफ इंग्रेडिएंट, वो प्रोडक्ट ले लिए। अपने लिए अच्छी चीजों का इस्तेमाल करिए जो आपकी बॉडी को हार्म ना पहुंचाए। अच्छा, तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि एलोवेरा भी आपने बताया, तो इसमें बहुत बड़ी जो ब्रांड्स हैं उनका एलोवेरा जेल बिक रहा है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो लोग उन पर क्यों नहीं रेगुलेट कर पा रहे हैं? क्या इसके रीजंस हैं? देखिए, हर एक चीज़ की गाइडलाइंस हैं, उनकी परमिसिबल लिमिट्स वगैरह डिफाइन की गई है होती हैं, मगर अब आपकी चॉइस है कि आप 100% लेना चाहते हैं, 80% नेचुरल लेना चाहते हैं, 70% नेचुरल लेना चाहते हैं, 50% नेचुरल लेना चाहते हैं, 30% लेना चाहते हैं। ये चॉइसेस आपके ऊपर हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि 100% नेचुरल लेना है, 90% नेचुरल लेना है, क्योंकि गाइडलाइंस तो कहती हैं कि आप मेंशन कर देते हैं इंग्रेडिएंट्स, मगर हम लोग खुद ही नहीं पढ़ते ना। हम तो सोचते हैं कि 100% नेचुरल है। जैसे आप मतलब जहाँ से आते हैं, कानपुर या लखनऊ से, वहाँ पर गुटखा बहुत बिकता है और गुटखे पे साफ साफ लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन लोग फिर भी खा रहे हैं। उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन उनकी जो गाइडलाइंस होगी उसमें मेंशन होता है। उसमें मेंशन होता है, बट लोगों तक वो नहीं पहुँच पाता है। नहीं, लोगों को अपनी हैबिट्स, अपनी चॉइसेस बदलना पड़ेगी, और ये प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो अपनी बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं, आप किसी और की बॉडी पे नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है आपकी बॉडी इतनी प्रीशियस है, आपको एक लॉन्ग लाइफ जीनी है, एक हेल्दी लाइफ जीनी है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है, तो स्टार्ट यूजिंग गुड प्रोडक्ट्स ऑन योरसेल्फ एंड ऑलवेज एजुकेट अदर्स टू यूज़ गुड प्रोडक्ट्स। जैसे अभी हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं, तो यहाँ का जो मतलब AQI है बहुत बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे हम लोग पैसिव स्मोकर हैं, ये मतलब एक दिन में इतनी सारी मतलब सिगरेट पीते नहीं है, लेकिन उसके मतलब पैसिव स्मोकिंग जो होती है कि 20 से 30 सिगरेट हम हवा के माध्यम से अगर पी जा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब सॉल्यूशन हो सकता है कि मतलब किस तरीके से उसको हम टैकल कर सकते हैं? देखिए, बेचारा अपना बदला ले रहा है, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि दिल्ली हमेशा ऐसी नहीं थी। बिल्कुल दिल्ली एक टाइम पे बड़ी खूबसूरत जगह होती थी, तभी लिए दिल्ली देश की राजधानी बनी। सारे राजा महाराजा लोग आके दिल्ली में रहना पसंद करते थे।
और जो भी आदमी रहना पसंद करता होगा इसका मतलब यहाँ का पानी अच्छा होगी, वहाँ की हवा अच्छी रही होगी, वहाँ पे आसपास वेजिटेशन अच्छा होगा। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, यही सारे फैक्टर्स लेके एक राजधानी बनाई जाती थी, तो दिल्ली तो बहुत अच्छी रही होगी मेरे हिसाब से। मगर आज की दिल्ली और पहले की दिल्ली में किसने ख़राब किया? वो हम ही लोग ही ने तो धीमे धीमे इसको डिग्रेड किया ना। अभी तो दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं है, ओवर क्राउडेड हो चुकी है। नदियों की हालत और नालों की हालत एक जैसी दिख रही है, झाग से पटी हुई है आपकी यमुना रिवर। कुछ एरियाज में जाएं तो मेट्रो स्टेशन पे आप ऊपर खड़े हो तो आपको स्मेल आती है नालों की ऊपर बदबू से। एग्जैक्टली, ये मैंने फील किया जो आप है ना। बता रहे हैं। हाँ। तो देखिए करा धरा तो हम ही लोग का है ये चीज़ें, और इसको ठीक करना ऐसा नहीं है कि इररिपेयरेबल चीज़ें, ये ठीक हो सकती हैं। किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि नेचर गिविंग है, नेचर बदला मतलब उसके साथ आप अति कर देंगे तब जाके वो आपसे बदला लेगा। उसकी प्राइमरी होती है कि इंसान को दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, मगर हम एक्सप्लॉइटेशन जब उसका करना शुरू कर देते हैं तब वो हमसे बदला लेता है। चाहे वो कोरोना के फॉर्म में कह लिए, या अर्थक्वेक के फॉर्म में ले लिए, या वो दिल्ली में जो स्मोक इकट्ठा हो रहा है, या नदियों का पानी गंदा हो रहा है, या पानी और ड्रिंकिंग वाटर भी जो पॉल्यूटेड हो रहा है, ये सारी चीजें हमसे बदला ले रहा है नेचर। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे कि जो कार्बन एमिशन है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और दिल्ली में अधिकतर लोगों के पास गाड़ियाँ हैं। जब वैसे तो मेट्रो है, लेकिन जब हम मेट्रो के अलावा गाड़ी से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, तो हमें गाड़ी में एक आदमी दिखता है। तो इतनी गाड़ियाँ ना खरीद के मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टैक्सी का इस्तेमाल करें, ऑटो का इस्तेमाल करें, तो शायद कार्बन एमिशन घट सकता है, और CO2 जो पार्ट्स पर मिलियन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो कम हो सकता है। तो ये चीज़ें अगर हम लोग करें तो कुछ बेटर हो सकता है। बाकी थोड़ा सा पानी के बारे में बताइए। जी, मैं क्योंकि वाटर के सेगमेंट में मैंने काफ़ी सारा काम किया है जी, और 70% ऑफ योर बॉडी इज़ वाटर। बिल्कुल। मतलब अगर आप 4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, अगर 4-5 दिन आप पानी नहीं पिएंगे तो हो सकता है आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि हमारे ब्रेन को पानी नहीं पहुंचेगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे हम लोग, लंग्स हमारे सूख जाएंगे। तो पानी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, और पानी को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। हम लोग ने पानी को बहुत नॉन सीरियसली लिया है। हम लोग जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जिस तरह से पी रहे हैं, अब आप देखिए, आप आसपास की जगह ही देखिए, आप अपने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी भी अगर घर में होती है, हाँ। तो वहाँ पे भी आपकी जो 5 रुपीज़ की पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बोतल है वो ला के लोग रख देते हैं, ना कि जग और ग्लास में पानी देना सर्व करते हैं। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एक स्टेटस सिंबल बन गया है हमारे अंदर, मतलब आप स्टेटस से जोड़ने लगे हैं उसको, कि इनके यहाँ वाटर बॉटल नहीं थी और सादा पानी था, अनहाइजेनिक पानी था। क्यों अनहाइजेनिक पानी था? हम तो हमेशा से वो पानी पीते चले आ रहे थे। आप एक पानी का बॉटल जिसको आपने प्लास्टिक के अंदर पैक किया हुआ है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 15-20 दिन पहले हुई थी, जो कि हाई टेम्परेचर से गुजर के आई है, क्या उसके अंदर केमिकल्स नहीं मिलेंगे? क्या उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक नहीं होगा? कैसे ये, मतलब उसके अंदर मिक्स कैसे होता है, क्या प्रोसेस? भाई एक प्लास्टिक की बोतल है जो कि फैक्ट्री में पैक हुई, उसके बाद ट्रक में लोड हुई। दिल्ली का टेम्परेचर कितना है इस वक्त? 35-40, और वो ट्रक के अंदर लगभग 48-50 के ऊपर चला जाता है उसकी खुद की हीटिंग से। उसके बाद वो जाके स्टॉक में दुकानों के अंदर पड़ा रहता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। इतने टाइम पीरियड हाई टेम्परेचर से वो गुजरता है। तो ये जो डाइऑक्सिन्स होते हैं प्लास्टिक के अंदर, इसके प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो इसमें मिल जाते हैं, और वो माइक्रो प्लास्टिक को हम पीते हैं। आप इसकी टेस्टिंग करवा के देख लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माइक्रो प्लास्टिक मिला हुआ, और बहुत कॉमन है आज, बहुत इसकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। दूसरा, जो ये ड्रिंकिंग वाटर है, कभी इसका pH चेक करिए। ये एक एसिडिक वाटर है, इसका pH 7 से कम होता है, मगर आपका जो पानी है वो हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, अल्कलाइन नेचर का होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ऊपर वाले ने अल्कलाइन नेचर की बनाई है। अगर अपनी बॉडी में एसिड डालते रहेंगे, आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। और उठा के देख लीजिए, कैंसर का नंबर 1 कॉज है बॉडी का एसिडिक नेचर हो जाना। इसको थोड़ा सा और सिंपल टर्म्स में समझाइए, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे आज के टाइम पे तो बहुत सारे ऐसे RO वगैरह भी आ रहे हैं जो बोलते हैं कि वो मतलब उसमें अल्कलाइन नेचर पैदा कर देते हैं वाटर में। तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं, या मतलब वाटर ऐसा बन नहीं सकता है? नहीं, देखिए, RO को मैं गलत नहीं कहता हूँ। RO अपने आप में टेक्नोलॉजी ठीक है, मगर RO को बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। जो BIS की गाइडलाइन है वो भी कहती है कि आपका 250-500 जो TDS के अंदर का पानी है वो इज़ लाइक
परमिजिबल, वो ड्रिंकिंग में आप ले सकते हैं। 500 के ऊपर 1000 के ऊपर अगर आपका TDS है तो आपको TDS कंट्रोल करना है, तो उसके लिए RO बहुत अच्छा है। मगर लोग क्या करते हैं, RO लगवा तो लेते हैं बट उसका TDS कभी चेक नहीं करते हैं। साल में एक बार चेक करेंगे, पता चला आपका RO आपको 20 TDS का पानी दे रहा है। तो कितना होना चाहिए? 200-250 तो मिनिमम होना ही चाहिए, और वो केवल 20 TDS का पानी हो रहा है। अब आप समझिए कि आप डिस्टिल्ड वाटर अपने अंदर डाल रहे हो, तो बॉडी आपको मिनरल्स, वाटर मिनरल्स देने के बजाय आपकी बॉडी से मिनरल्स वापस ले रही है। तो आपने जितना भी स्टोर किया होगा मिनरल्स, वो आपके RO आपके खींच रहा है। तो ये तमाम जो समस्याएं हमारे सामने आ गए ना, कैंसर, एसिडिटी एक घरों में आम प्रॉब्लम है, माइग्रेन आम प्रॉब्लम है। तो ये सब पानी अगर आप ठीक कर लें तो इसमें आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 70% ऑफ योर बॉडी इज़ वाटर। कैसे ठीक कैसे होगा, क्या इसका प्रोसेस है? अगर आपके घर में RO लगा हो तो TDS को आप 10-15 दिन पे चेक करिए कि आपका TDS का लेवल ठीक है कि नहीं ठीक है, और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा पिए, फ्रेश वाटर पिए जितना आपको पीना है। अगर आप सप्लाई वाटर पीते हैं तो उसके अंदर क्लोरीन और तमाम चीज़ें और मिली रहती हैं, तो कोशिश करिए कि डीक्लोरिनेशन की कुछ चीज़ें, डिवाइसेस आती हैं, वो इस्तेमाल करिए, और इस तरह से आप अपने वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। और नेचुरल जो मैकेनिज़्म है, नया घड़ा खरीद के मिट्टी का अगर आप ला के पानी भर के पी रहे हैं तो तब भी आपका पानी काफ़ी हेल्दी हो सकता है। ओके, जैसे आपकी कंपनी है सॉइल कंसेप्ट, आप जिस टाइम पे उसको बिल्ड कर रहे थे तो आइडिया जनरेट करने से लेकर के उसको मार्केट तक लाने में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये थोड़ा सा बताइए। तो हर एक इंसान के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर एक स्टार्टअप के, हर एक इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। और मैं खुद क्योंकि लखनऊ से आता हूँ, Tier 2 सिटी है। बिल्कुल, और ये मतलब यूपी वाला प्रॉपर माहौल होता है यहाँ। पूरा माहौल होता है कि M.Tech करा HBTI कानपुर से, और साइंटिस्ट की जॉब लग गई, और घर में साहबजादे जो हैं उनका दिमाग है बिजनेस करने का, एंटरप्रेन्योरशिप करने का, कुछ इनोवेटिव करने का। तो जब मैंने ये कहा घर पे कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग डालना चाहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स का, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का, तो मेरे ही घर वालों ने कहा कि क्या साबुन तेल बनाने जाने हो। अच्छा, मतलब इस भाषा में तो क्या M.Tech करा तुमने HBTI में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, तुम्हें 1.5 लाख 2 लाख का तुम्हारा पर मंथ का तुम्हें सैलरी है, तुम क्या तेल साबुन बेचने जा रहे हो? लड़का तो अब साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन तो तेल साबुन बेचने तो उस वक्त तो बड़ा मुझे ख़राब लगा, बुरा लगा, मगर मेरे अंदर ये यकीन था, जो मेरा विजन है, मेरा जो पैशन है, उसको मैं लोगों तक पहुंचा के रहूँगा। फिर जब हमारा शार्क टैंक पे आते हैं या जूही चावला जी हमारे लिए पोस्ट करती हैं, तो वही लोग हमसे कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या जर्नी, मतलब जिस समय पे जूही चावला ने आपके लिए पोस्ट किया, क्या मतलब लगा था कि हाँ भाई अब तो बात बन गई? लगा तो जूही चावला जी हमारे जो मिट्टी से के प्रोडक्ट थे, हमारे पास होम केयर के जो प्रोडक्ट्स थे वो यूज़ करती थी। एक दिन अचानक उन्हीं ने अपने घर पे वो हमारे प्रोडक्ट्स का फ़ोटो खींच के और बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा पोस्ट लिख दिया कि आई हैव बीन यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड इट्स नॉट अ पेड पोस्ट एंड आई एम जस्ट डूइंग फॉर माई किड्स एंड फॉर द एनवायरनमेंट। तो वो हम जब लोगों के फ़ोन आने लगे कि देखो जूही ने तुम्हारे लिए पोस्ट किया, मतलब जो एक्ट्रेस करोड़ों रुपए लेके ऐड करती हों उन्होंने फ्री में आपके लिए कर दिया, तो कुछ तो आपके अंदर दम है। तो वही लोग जो क्रिटिसाइज़ करते थे वो प्राउड फील करने लगे। तो मेरी तो स्टार्टअप्स के लिए यही अपील है कि आप अगर अपने आइडिया में एकदम यकीन है, आपको अपने अपने पैशन में यकीन है, आपके अंदर जुनून है, तो हार मत मानिएगा। सक्सेस पीछा मार के आपके पास आएगी। आपको लगेगा यार ये मेरे साथ का ये दोस्त है, इसका प्लेसमेंट हो गया, इसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए, यार मैं तो स्टार्टअप हूँ, हम तो अभी कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, अभी तो लगाना पड़ रहा है, अभी तो और लोगों को सैलरी देना पड़ेगी, ये तो यार यहाँ पहुँच गया, मैं अभी यहीं पे हूँ। तो आपको ये जो अपनी टेम्पटेशन है, अपने जो डर हैं, अपने फियर हैं, उनको हटाना पड़ेगा। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप एक तपस्या है, ये करनी पड़ेगी, ये तपस्या करनी पड़ेगी, अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको अपने आप को इसमें डालना पड़ेगा। सक्सेस कुछ लोगों को आसानी से मिलती है, मुझे तो नहीं लगता आसानी से मिलती है। सब सक्सेस आपसे चाहती है, मतलब आप एक पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस गुजरना पड़ेगा। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल टर्मोइल झेलना पड़ेंगे और इतना मजबूत बनना पड़ेगा आपको कि आप अपने आइडिया के लिए खड़े रहें हमेशा। बिल्कुल। अब थोड़ा सा स्टार्टअप के मतलब टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मार्केट फिट हो चुका है और आपकी ऑडियंस कौन है? एक्चुअली जो आपके कस्टमर्स होते हैं, आपकी जो ऑडियंस होती है, वही आपके रियल मोटिवेटर होते हैं। वही आपको बताते हैं कि आपका आइडिया हिट है, ये आपके आइडिया में कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने हमेशा से ही अपने कस्टमर्स से, अपने ऑडियंस से इंटरेक्शन शुरू किया। कैसे? हम लोग एग्जीबिशंस बहुत करते थे।
कहीं भी कोई एग्जीबिशन का मौका मिलता था, अपने प्रोडक्ट्स लेके हम लोग जाते थे, खड़े होते थे, उनको अवेयर करते थे, उनकी प्रॉब्लम समझते थे, और जब अपनी बताते थे कि देखिए हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, तो लोगों के लिए एक आई ओपनर चीज़ होती थी कि सही में ये तो प्रॉब्लम है, हम तो, हमारे साथ ये चीटिंग हो रहा है, हमारे साथ ग्रीन वॉशिंग हो रहा है, सर हम तो नेचुरल यूज़ करना चाहते हैं, बताइए हमारे लिए ऑप्शन क्या है, आप हमें दे पाओगे, प्रोवाइड करा पाओगे। और जब वो प्रोडक्ट लेते हैं और यूज़ करते हैं और उनका रिजल्ट मिलता है, तो वो आपके प्रमोटर बन जाते हैं, वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग करते हैं, आपके लिए अपने दोस्तों को बोल रहे हैं भाई ये वाला प्रोडक्ट है, इसको और ऐसे तमाम कस्टमर्स हैं जिन लोगों ने, समझ लिए, एक हार्पर्स बाजार कॉन्शियस ब्यूटी अवार्ड, एक इंटरनेशनल मैगजीन है, बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जिसको हमारे कस्टमर ने रेकमेंड किया है कि इस ब्रांड को आप बुलाइए, और बहुत छोटे ब्रांड थे, और हमने बड़ी बड़ी ब्रांड्स के बीच में कॉम्पीट किया और हम जीते। वो अवार्ड आपको मिला? वो अवार्ड हमें मिला। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। और जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा कस्टमर हम पे ट्रस्ट करता था, और वो हार्पर्स बाजार के फाउंडर्स को जानता था। तो आप मेहनत करे लगी, नेचर आपका सक्सेस स्टोरी कहीं ना कहीं से बिल्ड कर देगा, एक पाथ बन जाता है, एक पाथ बन जाएगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आप लोग मतलब एग्जीबिशंस करते थे, तो इंडिया में थोड़ा सा ऐसा है कि लोग एंटरटेनमेंट पे बहुत ज्यादा भागते हैं, बट आप लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को उन हार्मफुल केमिकल्स के बारे में बता रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। तो वो वाली जो भीड़ है, वो वाली जो ऑडियंस है, वो इकट्ठा करने में कितनी मुश्किल लगती है? क्योंकि जो अभी बहुत सारे नए लोग हैं जो अपने स्टार्टअप के लिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनको क्या क्रैक करना पड़ेगा, कैसे अप्रोच करना पड़ेगा लोगों को? हर एक स्टार्टअप की अपनी डिफरेंट अप्रोच होती है, मगर आपको अपना जो स्ट्रेंथ है वो आपको खुद मालूम होगा। जी, बहुत आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी यूएसपी है, आपकी जो मार्केटिंग की जो स्किल है, आपका जो प्रोडक्ट में आप क्या कन्वे करना चाहते हो। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है, पैकेजिंग बेचना है, तो अच्छा फ़ोटो शूट कराइए, अच्छी वीडियो बनाइए, एड्स में स्पेंड करिए, अच्छे मॉडल्स लाइए, करिए। मगर आप सही में जेन्युइन प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, लोगों को डिफरेंशिएट करना चाहते हो कि क्यों हम डिफरेंट हैं, आप सही में लोगों की लाइफ में वैल्यू देना चाहते हो, सही में आप उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो, अगर आपका इंटेंशन ये है, तो आपको एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल कॉन्सेप्ट का और हमारा जो हमेशा से यही रहा है कि हम अपने कंज्यूमर को एक कॉन्शियस कंज्यूमर बनाएं। हमें उनको वन टाइम प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमें उनकी लाइफ इम्प्रूव करना है, हमें अपनी फ्यूचर को इम्प्रूव करना है। सो इट्स जस्ट नॉट अ बिजनेस, इट्स अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है अपने सपने के लिए जान लगा देना। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ होता है, क्योंकि आप जब बड़े हो जाते हो ना, तो आपकी सक्सेस स्टोरी देखते हैं लोग, मगर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी देखना चाहिए। कंपनी शुरू की वो 5,000 रुपये से शुरू करी, ट्यूशन के पैसों से। अच्छा, कोई तमीज़ नहीं थी, घर में भी कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था हमारा। होम्योपैथी की जो छोटी छोटी ग्रीन बॉटल्स आती है ना, वो हमारी पैकेजिंग खरीद के लाए थे पहली बार। अच्छा, उस पे आपने अपने प्रोडक्ट्स डाले? वो प्रोडक्ट फिल करा, घर के प्रिंटर से लेबल्स लगाए, मगर पैशन था, खड़े हो गए एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट को बेचने। 30 ml की बॉटल बनाई थी, हमारा पहला प्रोडक्ट है हर्बल फ्लोर क्लीनर नेचुरल। 30 ml की बॉटल्स को हम लोग ने बनाया और 300 बॉटल बनाई थी। 3 दिन का एग्जीबिशन था, 1.5 दिन में सारी सेल कर दी। और जब घरों में जाके लोगों ने यूज़ करा, फिर हमारे पास फ़ोन आने लगे कि सर आपका प्रोडक्ट अल्टीमेट है, हमें 500 ml आना चाहिए। तो वो वहाँ से जो हमें एनर्जी मिली, जो ज़ील मिली, वो जो पैशन मिला, जो ट्रस्ट मिला लोगों का, वो मोटिवेट करा कि नहीं हमें करना चाहिए इस चीज़ को। वो लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाता है, वो एंटरप्रेन्योर बनाता है। आजकल मैं देख रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का एक अलग चल गया है, फंडिंग के पीछे लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। लोग अपने प्रोडक्ट आइडिया पे काम नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि फ़ंड आ जाए इन्वेस्टर का और यहाँ पे इन्वेस्ट कर लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे। आप देख रहे होंगे कितने स्टार्टअप्स खुलते हैं और कितने ही बंद हो जाते हैं। तो मेरा तो यही रहा है कि पहले आप अपने आइडिया को बेचना सीखो, अपने आप को बेचना सीखो, अपने प्रोडक्ट को बेचना सीखो, और ग्रोथ तो आपकी जर्नी का पार्ट है। मतलब जैसे कहते हैं कि सिर्फ एक आइडिया से एक स्टार्टअप बिजनेस नहीं बन जाता है जी, आपको मतलब कॉमर्शियलाइजेशन आना चाहिए। क्योंकि अगर मेन देसी भाषा में बात करें तो धंधा जी, जब तक आप पैसा नहीं बनाओगे तब तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आएगी, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब होगा पैसे से नहीं। और आप कैलकुलेशन नहीं लगा पाओगे। अगर आपको पता है कि आपकी मंथली सेल इतनी है, आप अपने खर्चे, अपने एम्प्लॉय की सैलरी, सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाओगे ना। जब आपको आइडिया ही नहीं है कि आपकी सेल कितनी है, कितना रेवेन्यू आप जनरेट करने वाले हो, तब तो आप फंडिंग पे ही डिपेंडेंट हो ना, तब तो आप बिजनेस आपने शुरू ही नहीं किया अभी तक।
आप इस फंडिंग कल्चर को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इसको मतलब फंडिंग मिलना अच्छी बात है, बुरी बात है, मतलब किस तरीके से, आपका क्या ओपिनियन है? फंडिंग मिलना अच्छी बात। बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, एक लेवल पे आके उनको ग्रोथ के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल। और अगर ग्रोथ के लिए फंड का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पे आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो, तेज़ी में ग्रो कर सकते हो। मगर आइडिया लेवल तक, मार्केट इस्टेब्लिश तक, मार्केट रिसर्च तक को आप, मेरा खुद का मानना है कि अपनी खुद मेहनत से करना चाहिए। बट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ये जर्नी खुद तय करो तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। और जैसे अभी मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, शुरू हो रहे हैं, कॉलेज के बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। अगर उनको फंडिंग चाहिए हो तो वो किसको अप्रोच करें? मतलब इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, वीसीज, या मतलब वो कहाँ पे जा सकते हैं? थोड़ा सा उनको गाइड करिए आप। नहीं, अब तो स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर एक स्टेट अपना अलग से स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू कर रहा है। मैं खुद यूपी से आता हूँ। यूपी का स्टार्टअप इकोसिस्टम बेहतरीन है। मतलब समझ लिए 5.5 लाख रुपए की आपका सीड कैपिटल मिलेगा। मार्केटिंग के लिए आपको 13 लाख, वेमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो 17 लाख रुपए आपको मिल रहा है। ये सब गवर्नमेंट आपको दे रही है। प्लस आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट जैसे ट्रेड शोज़ हैं, कोई एग्जीबिशन है, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टॉल मिल रहा है। आप अपने आप को MSME में रजिस्टर कर लीजिए। MSME की कितनी सारी पॉलिसीज़ आती हैं, आपको फ्री स्टॉल्स देते हैं। आपका कहीं एग्जीबिशन में आपको करना, उसको रिएम्बर्समेंट कर देते हैं आपका पैसा। और स्टार्टअप इंडिया में जाके अपने आप को रजिस्टर करिए, स्टार्टअप फंड में अप्लाई करिए। और बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं अगर आपका कोई सोशल प्रोजेक्ट है। IIT कानपुर है, आप, और हर एक शहर में एक इंक्यूबेटर है। IIM बहुत सारे इंक्यूबेशन में आया हुआ है। टॉप मोस्ट माइंड आपको वहाँ पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपके स्टार्टअप को बढ़ाने में, उसको स्ट्रेंथन करने में आपकी मदद करेंगे, आपको वो विजन देंगे। आई थिंक सिर्फ स्टार्टअप की बात नहीं, हर एक इंसान को अपना एक मेंटर रखना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बात आपने बहुत बड़ी कही है। हर एक इंसान को अपना एक मेंटर रहना चाहिए। हमें लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मगर जो दूसरी नज़र है ना, वो और नज़रियों के साथ बताती है कि नहीं, आपको कुछ ऑप्शन देती है, तुम ये भी ट्राई कर सकते हो। आपको और पक्का करती है, आपको और आपके एवेन्यू खोल देती है, आपके दिमाग की सोचने की कैपेबिलिटी और बढ़ा देती है। आप जो खुद नहीं देख पा रहे होते वो आपको दिखा सकती है। चलो अब हम थोड़ा सा सॉइल कंसेप्ट का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में जानेंगे, और आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं वो थोड़ा सा बताइए। तो सॉइल कॉन्सेप्ट हम लोग, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हम लोग की, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग दोनों ही हम लोग खुद ही करते हैं। और हमारा क्योंकि नेचुरल, ऑर्गेनिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो साउथ इंडिया में जितने भी ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं वहाँ पे हम लोग की डायरेक्ट सप्लाई है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हम लोग काम करते हैं, और अमेज़ॉन के थ्रू, थर्ड पार्टी ई-कॉमर्स पोर्टल के थ्रू हम लोग सेल करते हैं। और हमारी खुद की वेबसाइट है soilconcept.com, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। वैसे अहिंसा केयर के लिए भी हम लोग, क्योंकि होम केयर प्रोडक्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का है, तो अभी हम लोग को इंस्टीट्यूशनल सेल्स, मतलब बहुत सारी कॉरपोरेट्स हैं जो कि अपनी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग करना चाहते हैं, ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स लेते हैं लोग। अभी जैसे जूही चावला जी की जो फैक्ट्रीज़ हैं, स्वराज सीमेंट एंड ऑल, तो वहाँ के जितने भी केमिकल क्लीनर्स थे उन्होंने हमारे प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिए। वेरी नाइस। तो जितना भी केमिकल्स यूज़ करते थे वो अब नेचुरल पे शिफ्ट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस नेचुरल पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बहुत B2B अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आपके लिए। प्लस जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं, आप उनको, ई-कॉमर्स इज़ द बिगेस्ट आजकल का जो मार्केट है। अगर आप ई-कॉमर्स में हिट हैं तो फिट हैं आप। आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं नेक्स्ट 5 इयर्स आप कह सकते हैं, 3 इयर्स कह सकते हैं, 10 इयर्स कह सकते हैं, तो वो क्या प्लान्स हैं, कैसे आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे 2 तरह के प्लान्स हैं। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की ज़िंदगियों से जो भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम कैसे 100% रिप्लेस करें। तो एक तो हमारे प्लान है कि हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है, जो भी, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे आप देखते होगे ना यूरिनल्स में नैप्थलीन बॉल्स आज भी पड़ा रहता है। नैप्थलीन को आप टाइप करिएगा, टॉक्सिसिटी ऑफ नैप्थलीन, कितना टॉक्सिक प्रोडक्ट है, उसका एक नेचुरल अल्टरनेटिव नहीं आ पाया। तो उसके ऊपर हम लोग कोई भी नहीं, उसकी रिसर्च चल रही है हम लोग की कि नैप्थलीन बॉल्स का टॉक्सिक नेचुरल रिप्लेसमेंट क्या हो। ब्लैक हेयर कलर लोगों के लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ज़रा से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लोगों की पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। बिना अमोनिया परऑक्साइड PPT डाले कोई भी नेचुरल हेयर कलर नहीं बन पा रहा है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हमारी कंटिन्यूस R&D चलती रहती है कि
एक तो प्रोडक्ट लाइन हम अपनी एक्सपेंड करें, दूसरा जो हमारा मार्केट एक्सपेंशन है, क्योंकि बिजनेस साइज बढ़ रहा है, दुनिया ग्लोबल मार्केट बन चुकी है, तो हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपने प्रोडक्ट, इंटरनेशनल बायर्स की बहुत डिमांड है, हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की। सिंस वी आर मैन्युफैक्चरिंग, तो हम लोग दूसरी कंपनीज़ के लिए भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसको वाइट लेबलिंग या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट लाइन को हम लोग करते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि आप सॉइल कॉन्सेप्ट के स्टोर्स, प्रीमियम एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी आपको देखने को मिले हैं। बिल्कुल, आई होप मतलब बहुत जल्दी ये हो। सर मैं मतलब जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बिजनेस बनाना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। आपका मतलब एक पर्सनल मोटिव है कि मैं इस इंसानियत के लिए, इस मतलब ह्यूमैनिटेरियन के लिए मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मतलब एक आपका इन्वॉल्वमेंट हो, और जब आप इस दुनिया से जाएं तो मतलब कुछ दे के जाएं इस सृष्टि के लिए, इस नेचर को। मुझे ऐसा फील हो रहा है। जब शार्क टैंक में मैं गया था जी, तो अमन गुप्ता ने कहा था कि तुम बाबा बनने की कोशिश कर रहे हो तो उस वक्त तो मुझे थोड़ा सा सुन के हंसी भी आई, मगर अच्छा काम करना, बाबा बनना बुरा नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मैं बाबा बन रहा हूँ तो ठीक है, मैं बाबा बन रहा हूँ। बट हाँ, एक्चुअली मेरी भूख बहुत ज़्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ पैसों की। मेरी भूख है कुछ अच्छा करने की एक्चुअली। और मेरा जो इंटेंशन है और मेरी पूरी टीम का इंटेंशन, मेरी वाइफ मेरी को फाउंडर हैं, हम दोनों की यही सोच है तूबा का। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। को फाउंडर हैं तो किस तरीके से आप लोग मिले और कैसे क्या हुआ? हम दोनों ने साथ में पढ़ाई करी। दो पर्सनालिटी वाइज बोथ आर डिफरेंट पर्सनालिटी, बट जो हम लोग की सोच है, हमारा विजन है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। तो शी इज़ ऑल्सो नेचर पैशनेट, नेचर लविंग पर्सन। बायोटेक्नोलॉजी, शी इज़ अ वेरी गुड बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। और हम लोग ने साथ में ये जर्नी शुरू करी और आज भी हम दोनों साथ में। शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कंपनी। हमसे ज़्यादा उनकी शेयर होल्डिंग है कंपनी में। कभी आप हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आइएगा, यू विल फाइंड 95% विमेंस। ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मोटिवेटिंग भी है और इन्फ्लुएंशियल भी है, क्योंकि वुमेन्स को बहुत सारे मौके लोग नहीं देना चाहते। इतना टैलेंटेड लड़कियां हैं, इतना मतलब आप ये समझ लिए कि एक टाइम पे वो जब आई थी हमारे साथ तो कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता था उनको। आपने उनको ये सारी ट्रेनिंग दी, ये सब सिखाया? मैंने सिर्फ उनको फैसिलिटेट किया। आज मुझे वो सिखाती हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आज मैं उनके सामने चुप हो जाता हूँ जब मुझे वो ट्रेन करती हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी देना बहुत से रिक्वायरमेंट है लोगों को। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब रियल जो ग्रोथ होती है वो यही होती है कि हमारे साथ जितने लोग हैं हम उनको लेकर के आगे बढ़। और आप सोचिए जो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ हैं, लोग अपना घर 8,000 10,000 रुपये में अपना घर चला रहे हैं। हाँ, ये मतलब ये बहुत आम बात है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाओ, किसी एक फैमिली को 10,000 रुपये प्रोवाइड करा पाओ, तो एक समाज कल्याण का काम है। और एक फीमेल पूरी जनरेशन बनाती है, एक आदमी नहीं बनाता है। एक औरत पूरे घर को बनाती है। कैसे? उसके अंदर इतनी सहन शक्ति होती है ना, वो पैसे हिसाब से खर्च करती है, वो बच्चों की फ़ीस के लिए भी रखती है संभाल के, वो अपनी राशन के लिए भी रखती है, आगे की प्लानिंग भी करती है, सेविंग भी करती है। तो विमेंस को स्ट्रेंथन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो भी एक वुमेन है। तो ये भी हमारे लिए एक मतलब बहुत गर्व की बात है कि देश, मतलब इतना बड़ा देश है, इसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो। बच्चों की परवरिश में, लड़कों की परवरिश में विमेंस की इज्जत करना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी वैल्यू करना सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी बातें बाद में होती हैं, चीज़ें शुरू घर से होती हैं। एग्जैक्टली। तो अपने बच्चों की छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं हमारे घर से। जी जी जी। तो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करना ना, उनके अंदर वैल्यू सिस्टम डालना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और यही चीज़ें एक बड़ा देश, एक महान देश बनाती हैं। तो मतलब जैसे कि अभी स्टार्टअप है इंडिया में, मतलब बहुत सारे लोग अपना खुद का, मतलब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकल करके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मैं देखता हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अपनी जॉब क्विट कर रहे हैं, या मतलब बहुत सारे लोग कॉलेज को छोड़ दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो उनके लिए आपकी क्या मतलब एक सीख आप उनको क्या देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से ये स्टेप्स उठाएं? क्या मतलब बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि एक डाटा है कि 90% स्टार्टअप्स इंडिया में 5 साल में अपनी इन्फेंट स्टेज में फेल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका जो मेंटल प्रेशर होता है वो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं,
और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ कि अब वो बाद में हमें सुनने को मिलता है तो बहुत दुख होता है। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को बिल्ड करें? तो मैं उनको कहूँगा कि लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ कम पढ़ें, लोगों की फेलियर स्टोरीज़ ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आपको जो लोगों के फेलियर्स हैं उनकी गलती से लेसन ज़्यादा मिलेगा। और सर ने एक बात कही थी कि इंडिया में लोग इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं। आप किसी को भी अपने पड़ोस में देखते हैं या इंडिया में किसी को भी देखते होंगे जो बिजनेस टाइकून है, कि उन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी, आज कहाँ पे पहुँच गए, यूनिकॉर्न हो गया, डेकाकॉर्न हो गया, हेक्टाकॉर्न बन गया जाके। तो शायद उनका जो मतलब आइडिया होगा उनका अलग रहा होगा, उनकी जर्नी अलग रही होगी, बट आपकी जर्नी अलग हो। तो हम दोनों लोग मिलकर के आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ पहले अपने आप को समझें, उसके बाद कोई एक ऐसा कदम उठाएं कि तब आप अपने जॉब को क्विट करें, अपने कॉलेज को क्विट करें, या इस तरीके से। तो सर लास्टली आपके फेलियर के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, और क्योंकि सक्सेस के बारे में तो जैसे आपने बोला कि सारे लोग बात करते हैं, बट ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में एक एंटरप्रेन्योर को नहीं करनी चाहिए, उसको मतलब वो चीज़ें सीखनी चाहिए कि अगर मैं इनको करने से बच गया तो शायद मेरे फेलियर्स के चांसेस कम हो जाएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात कही है, और क्योंकि मैंने बताया ना एक स्टार्टअप ख़त्म करके दोबारा से 2 चीज़ें करी, वो मेरी लेसन्स हैं और मैं शेयर भी करना चाहता हूँ। जी। एक तो ना अपने कस्टमर्स की सुनिए, मतलब अपनी कम कहिए, जी। कस्टमर्स का जो फीडबैक है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करके और जो चेंजेस आपको लाना है वो बहुत जल्दी जल्दी लाइए, बहुत टाइम ना लगाइए उन चेंजेस को लाने के लिए। जल्दी जल्दी अपने चेंजेस लाइए, जल्दी जल्दी फीडबैक लीजिए, ठीक है। अपनी ग्रोथ को ट्रैक करते रहिए, अपने जो टारगेट्स हैं वो बनाइए, मीट आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, क्या करना पड़ेगा। हर चीज़ आपकी न्यूमेरिकल होना चाहिए, हर चीज़ आपकी पेन और पेपर में होना चाहिए, नथिंग ऑन हवा में नहीं, दिमाग में नहीं, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। तब आपको भी समझ आएगा कि आपका धंधा क्या कह रहा है, तब का धंधा क्या आ रहा है। नाइस। क्या लगता है कि आने वाले 10 से 20 साल जो इंडिया के लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो स्टार्टअप का कल्चर जो है वो और बढ़ने वाला है या थोड़ा सा हाइप इसकी कम होने वाली है, किस तरीके से देखते हैं आप? स्टार्टअप का कल्चर देखिए बढ़ेगा, देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मगर क्योंकि दुनिया इवॉल्व हो रही है, जनरेशन इवॉल्व हो रही है, और सिर्फ हम इंडिया तक बात नहीं कह सकते हैं, लोग अब कोरियन स्टार्टअप्स को देखते हैं, फॉलो कर रहे हैं, जापानीज स्टार्टअप्स को देख रहे हैं, अमेरिकन स्टार्टअप्स को देख रहे हैं, आप तो रोक नहीं पाएंगे किसी को। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आने वाले 10 सालों में अभी जैसे जो बहुत सारी अनब्रांडेड चीज़ें हैं वो ब्रांड बन जाएंगी। बिल्कुल। तो उसके लिए मतलब जो अभी कॉलेजेस में लोग हैं, स्कूल्स में हैं, वो क्या करें कि वो उस पर अपना मतलब पार्टिसिपेट कर पाएँ उस पर? मैंने तो इनफैक्ट मेरी वाइफ तूबा जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट का एक स्टार्टअप प्रोग्राम है, बच्चों के लिए चलता है स्कूल में, तो उसमें दिल्ली गवर्नमेंट कुछ 3-4 हज़ार रुपये देती है एक प्रोटोटाइप के लिए, और उनकी मेंटरिंग कराती है एक्चुअल इंडस्ट्री रिलेटेड लोगों से। तो मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि पहले का माइंडसेट होता था ना कि बीटेक ख़त्म होते होते प्लेसमेंट हो जाए, मैं कहता हूँ बीटेक ख़त्म होते होते हाथ में एक पेटेंट हो जाए। यू आर नॉट मेंट फॉर सीकिंग जॉब्स, यू आर मेंट फॉर क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज। मतलब ये रियल डेवलपमेंट है जो हम बात करते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ के व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर लेबर नहीं बनना है, हमें खुद में एक ऐसा वेंचर क्रिएट करना है कि हम लोगों को वो जॉब्स दे पाएं, क्रिएट कर पाएं लोगों के लिए। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल एस्पायरिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आप अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने ड्रीम को फॉलो करिए, सक्सेस आपके पीछे आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और आपके लिए मैं विश करूंगा कि जल्दी से आप यूनिकॉर्न बन जाएं और पूरा देश दुनिया आपको जाने। तो दोस्तों ये जो पॉडकास्ट था बेसिकली ये बेस्ड था ग्रीन वॉशिंग के ऊपर, क्योंकि किस तरीके से आपको जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से खुश होकर के उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें इतने टॉक्सिक केमिकल्स हैं शायद आपको नहीं पता होगा, तो प्लीज आप जा करके उसके बारे में पढ़िए। आप जैसे सर ने बोला कि आप सामने से देख करके प्रोडक्ट मत खरीदें, आप बैक साइड से उसके जो इंग्रेडिएंट है उसको पढ़िए, समझिए कि किस जो इंग्रेडिएंट है उसका क्या इस्तेमाल है, उसका आपकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट है। तो जो सॉइल कॉन्सेप्ट करके कंपनी है, फैज सर उसके फाउंडर हैं, एंड अहिंसा केयर, तो बेसिकली इसी के लिए डील करते हैं। इनका
सपना है और ये लोग ऐसी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो बनाना चाह रहे हैं। बहुत सारे इनके ऐसे प्रोडक्ट है भी मार्केट में ऑलरेडी कि जो प्रॉपर ग्रीन है, वो ग्रीन वॉशिंग नहीं कर रहे हैं और आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आप जाकर के खुद चेकआउट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जो प्रॉपर कन्वर्सेशन थी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आप इसको समझेंगे, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा। थैंक यू।